नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग जो शिरशूल है इसका पार्ट 3 है। यहाँ पर थोड़ा जो ब्रोशियर है उसमें थोड़ा गड़बड़ है, मेरे को आज मिला नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। तो आज पार्ट 3 हम लोग कफज शिरशूल इस पे चर्चा करेंगे, जो कफ के वजह से होता है। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, कफ जन्य विकार, कफ का अनुबंध रहता है और उसके वजह से हेडेक रहता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 2 मिनट रुके, मैं 2-3 लोगों को यहाँ पे को होस्ट बनाता हूँ। और जो मैं अपने सर के नोट से आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सर ने ये सब हमें सिखाया है। केवल जो दिख रहा है उसमें पार्ट 3 ये याद रखिएगा। डेट जो है वो आज 26 नवंबर है, उसको बस ध्यान रखिएगा। तो ये शिरशूल जो कफ प्रधान सर दर्द होता है, उसमें क्या रहता है कि कफ प्रधान विकारों में ये सारे लक्षण आते हैं। कफ के व्याधियां जैसे कि प्रतिशय हो गया, फिर श्वासकास हो गया, या फिर प्रसेक हो गया, जहां पर कफ की प्रधानता है। कफज ज्वर हो गया, कफ के वजह से सर दर्द हो रहा है। इसमें अवस्था अब अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त भी देखें तो कफ का अनुबंध रहता है। कफ के जितने भी विकार है उसमें यह शिरशूल एक लक्षण हो सकता है, या ये मेन व्याधि के रूप में भी हो सकता है। और अवस्था देखें तो ये सामावस्था की वजह से ही शिरशूल होता है। अब इसके रिलेटेड और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आंखें दुखना। अगर शिरशूल है ना तो दोनों आईज में पेन होता है, आंखें जड़ होना बहुत ज्यादा, उसी तरह से कान से सुनाई न देना, इतना मतलब जड़ता आ जाता है सिर में। उसी तरह से नाक बंद हो जाना, नाक चौकअप हो जाना, फिर नाक बहना, ऐसा सिम्टम्स होता है। और सर्दी होना बहुत ज्यादा, स्नीजिंग होना, और सर्दी प्रतिशय होना, और नींद न आना, और कफ जमा होना। ये सारे सिम्टम्स जब दिखते हैं और शिरशूल रहता है, तब हमें समझना चाहिए कि कफ प्रधान ये शिरशूल है। इसको पित्त शिरशूल से नहीं कोरिलेट करना है। यहाँ पे एक शुद्ध कफ का शिरशूल है। कफ ने अवरोध कर दिया है, वायु के वजह, वायु का शूल बढ़ रहा है लेकिन कफ का अनुबंध है, कफ ने स्त्रोतोरोध कर दिया है। इसमें दोष देखें तो कफ प्रधान रहता है, और वात और पित्त रहते हैं, वो भी अनुबंध से जुड़े रहते हैं। धातु देखेंगे तो रस धातु में ही यह शुरुआत रहती है। और मल में देखेंगे तो मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसी में बैठे हैं, पसीना नहीं आ रहा है, तो स्वेद व स्त्रोतस को अवरोध कर दिया है, तो फिर कफ शिरशूल होने लगता है। मूत्र का अगर वेग रोका है, मूत्र अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी कफ शिरशूल हो सकता है। या पुरुष नहीं, क्योंकि प्रतिशय नहीं, जो पुरुष वेग का अवरोध करने से ऐसा बताया है कि पुरुष वेग को अगर रोक दिया तो शिरशूल और प्रतिशय, ये सिम्टम्स बताए हैं। वाग्भट संहिता आप देखिए, जो नवविगान्य धारणी अध्याय है
उसमें बताया है, क्लियर कट बताया। और चरक संहिता में तस्य शिति अध्याय में जो वेगों के अवरोध का जो है उसमें भी बताया है कि पुरुष वेग का अवरोध कर दिया तो प्रतिशय और शिरशूल जरूर होता है। कमल मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? 1 मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ मैम बोलिए, आपको क्या बोलना है? कमल मैम ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं शायद। ठीक है, इसमें स्त्रोतस अगर देखेंगे तो मल्लव स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, और इसमें आंखें, हेलो नाक। हाँ जी बोलिए। सर, आपने अभी बोला ना कि कफज का अनुबंध हो तो पेशेंट का ऐसा रहता है, तो मूत्रावरोध और मलावरोध होने के बावजूद जो शीर्षुल रहता है तो वो कैसे हम माने? वो तो वातज रहता है मेन, लेकिन पुरुष वेग का अवरोध करने से प्रतिशय और शिरशूल रहता है। ओके सर, ठीक है सर, वही पूछना था। आपने वात अभी और वात को रोका, अपान वायु को रोका, मल को रोका, मूत्र को रोका तो शिरशूल होता है। वो तो अपान वायु विगुणितों के ऊपर गया और वो वातज हो गया, वातज। लेकिन पुरुष वेग को रोका तो पूरा जो पुरुष को रोका दिया, जो लोग लेट उठ के सो के उठते हैं, मतलब हाँ 10-11 बजे उठते हैं, उनको हेडेक रहता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पुरुष का जितना भी द्रवांश है वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है और वो लिक्विड जाके सर में जमा हो जाता है और उससे कफ शिरशूल होता है। ओके सर। ठीक है, इसमें सामता निर्माण होना यह सबसे मेन है। और दूसरा क्या है कि टॉक्सिन्स भी रीअब्जॉर्ब अगर होंगे बॉडी में, जो वेस्ट है वो रीअब्जॉर्ब होंगे तो उससे शिरशूल जरूर होगा। चिकित्सा में देखेंगे तो लंघन लंघन कराना बहुत जरूरी है शिरशूल में। फिर विरेचन कराना बहुत जरूरी है। नस्य में शिरो विरेचन नस्य देना जरूरी है। लेप है बहुत सारा, हमारे सर ना बहुत सारे लेप ऐसे देते हैं, कोई कोई ऑइंटमेंट और कोई तेल देते हैं जो ऊपर कपाल पे और सब जगह लगाते हैं, तो उससे शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। और वमन कराना, अगर बार बार कफज शिरशूल हो रहा है तो उल्टी करा दीजिए। उल्टी कराने से वमन, क्लासिकल कराइए, सद्य वमन कराइए, तो उससे कफज शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। गुरुकुल पारंपरिक उपचार में क्या करते हैं तो आरोग्यवर्धिनी वटी 3-3 गोली सुबह शाम देते हैं, क्योंकि वह क्षार धर्मी है। यहाँ पे कफ को पिघलाना है और शिरशूल को ठीक करना है, स्त्रोतरोध को दूर करना है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं। अगर ज्वर आया है, कफज ज्वर और शिरशूल है, तो ज्वरांकुश रस, लक्ष्मी नारायण रस ये देते हैं, सुबह शाम देते हैं। और भूखे पेट देने से ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से खाने के बाद कुछ काढ़ा दिया जाता है जिससे कफज शिरशूल ठीक होता है। तो फल त्रिकादिक्वात, कुमारी आसव, श्रृंग्यादि क्वात, कर्कट श्रृंगी का क्वात, जो प्राणवत स्रोतस पे काम करता है, वो सब जब देते हैं हम लोग तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से कुमारी आसव देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, आप लोग दे दीजिए जब भी शिरशूल के पेशेंट। और ज्यादातर हमारे सर बताते हैं कि जो लोग एसी में दिन भर काम करते हैं, वो लोग थोड़ा भी बाहर आए ना धूप में तो उनको सर्दी और शिरशूल जरूर होता है, या एसी का टेम्परेचर ज्यादा रहा तो उसके वजह से भी शिरशूल होता है। कल शशि मैम ने बताया था कि ट्रेन में जो एसी टायर रहता है वहां पर भी अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रतिशय और शिरशूल हो जाता है। उसी तरह से शुंठी और वचा है, उसको पीस के और उसका गरम थोड़े से कोष्ण करके और कपाल पे, नाक पे, कान के आसपास, मस्तक पे अगर लगाते हैं तो उससे शुंठी और वचा का लेप लगाने से कफज शिरशूल में बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से दालचीनी को पीस के अगर कपाल पे लगा दे, मस्तक पे लगा दे, तो उससे भी कफज शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अणु तेल, पाठादि तेल, फिर नारायण तेल, इसका अगर नस से दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसे भ्रंशतु शवतुहर तेल हमारे सर ने बनाए, वो उसका भी बहुत नस से देने से फायदा होता है। सरसों का तेल, फिर षड बिंदु तेल, अणु तेल, वचा तेल, ज्योतिष्म तेल, जो तीक्ष्ण जो द्रव्य है, कटु और तीक्ष्ण है, उनका नस्य देने से शिरोविरेचन। और एक तो चरक संहिता में अपामार्ग तंडुली अध्याय खास लिखा ही है कि अपामार्ग तंडुल वगैरह जो है शिरोविरेचन के द्रव्य हैं, और उसमें दूसरा चैप्टर है वो चरक संहिता का सूत्र स्थान का। क्योंकि अपने आचार्य को मालूम था कि मस्तिष्क कितना इंपॉर्टेंट है, जब पहला वो अध्याय लिखते हैं तो दीर्घ जीवतीय मध्याह्न लिखते हैं, और उसके बाद में दूसरा अध्याय तुरंत ही अपामार्ग तंडुल्य लिखते हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंस है कि शिरो विरेचन करना, बाद में पंचकर्म के भी हैं उसमें स्कंद, लेकिन शिरो विरेचन करना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा अध्याय लिखते हैं चरक संहिता में सूत्र स्थान में, तो आरक वध्य अध्याय वो लिखते हैं कि उद्वर्तन करके बहुत सारे व्याधियों को ठीक किया जा सकता है। फिर चौथा अध्याय लिखते हैं षडशित जो महाकषाय का अध्याय वो लिखते हैं
कि अगर कोई भी चिकित्सा करने जाए, क्योंकि चिकित्सा का ग्रंथ है चरक संहिता, कोई भी चिकित्सा करने जा रहे हैं और चिकित्सा नहीं आ रही है, तो आप उसमें से महाकषाय में से 50 महाकषाय में से किसी को कुछ भी दे दीजिए, पेशेंट ठीक ही होने वाला है। मतलब वो प्राइमरी लेवल पे कितना बढ़िया है। तो ऐसे 4 अध्याय जो बताए भेषज चतुष्ट में, उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यहाँ पर ये अगर ना कभी कभी क्या होता है कि वचा होता है, वचा का जो पाउडर होता है उसको नाक के पास ले जाके और ये करना है, प्रधमन नस से करना है, फूक मारना है, तो उससे छींक आता है और छींक आने के बाद कफ निकल जाता है और कफश शिरशूल में फायदा होता है। या अमृतांजन करके पहले के जमाने में आता था, अमृतांजन का जैसे आता है ना झंडू बाम या फिर विक्स वेपोरब, उसी तरह से पहले जब हम छोटे थे तो अमृतांजन करके एक मल्लम आता था, वो मस्तक पे लगाने से पूरी तरह से कफश शिरशूल में फायदा होता था। अभी भी विक्स वेपोरब का आप लोग कर सकते हैं कि गर्म पानी में विक्स वेपोरब डाल दीजिए और कंबल ओढ़ के उसका वाफ लीजिए, उससे भी कफश शिरशूल और प्रतिशय वगैरह सब ठीक हो जाता है। या यूक्लिप्टस का जो पत्ता होता है, नीलगिरी का पत्ता को काढ़ा बना के और उसका आंख बंद करके कंबल ढक के उसका वाफ लेने से उससे भी कफश शिरशूल और सर्दी प्रतिशय ये सब ठीक हो जाता है। बाकी आप लोग और बताइएगा। फिर अलग अलग तरह का जो बाम रहता है, अमृतांजन बाम जो सर्दी में काम करता है, वो कपाल में, कान में, सब जगह लगा देना है। उसी तरह से अगर उल्टी आ रही है, उत्क्लेश हो रहा है किसी को, कफश शिरशूल उल्टी भी आ रही है, तो उसको उल्टी होने देना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर गर्म पानी और नमक डाल के या ज्येष्ठ डाल के ऐसे या मदन फल डाल के उल्टी अगर करा दिया जाए तो उससे पूरा कफ निकल जाता है, कफश शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कोशिश करें कि स्वेदन करें, पूरे बॉडी में नाड़ी स्वेद करें, या जो हम लोग स्टीम बॉक्स का स्वेदन देते हैं तो वह अगर दें तो उससे कफश शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कफश ज्वर है तो ज्वरांकुश रस, और अगर सांस फूल रहा है तो दमा की गोलियां जो आती है, श्वास की गोलियां, श्वास कुठार रस, श्वास चिंतामणि रस, फिर कर्पूर आदि चूर्ण, तांबुल्यम, कंटकारी अवलेहम, जो भी श्वास पे काम करे, कंटकारी घृत हो गया, पिपल्यादि घृत हो गया, जो भी श्वास पे काम करते दवाइयां, वो सबका योजना करने से फायदा होता है। तुलसी के 10-10 पत्ते अगर सुबह शाम खाया जाए तो कफश शिरशूल में पूरी तरह से जड़ से निकाल देता है, क्योंकि तुलसी जो रहता है वो श्वासग्न कासग्न उसमें प्रॉपर्टी रहती है और कफश शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा हो। या तुलसी का काढ़ा पीजिए या फिर अडुलसा का काढ़ा पीने से भी कफश शिरशूल में फायदा हो जाता है। इसी तरह से शतावरी कल्प का प्रयोग करें, लघु सुचेखर रस, ब्राह्मी वटिका प्रयोग करें। शतावरी कल्प इसलिए कि शतावरी जो रहता है ना वो भले मधुर रसात्मक लेकिन तिक्त कषाय, तिक्त कटु कषाय रसात्मक भी रहता है, और वो इसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में जाके थोड़ा बल देता है, और बल देने की वजह से शिरशूल, शूल को कम करना है, शूल मतलब वायु की वजह से है, भले कफ का मेन है इसमें, लेकिन कफ को शमन, सॉरी वायु को शमन करने के लिए कुछ मधुर 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 रस, मधुर विपाकी और शीत वीर्यात्मक ऐसे द्रव्य देते कि वायु का शमन हो। तो इसलिए शिरशूल में, कफश शिरशूल में शतावरी कल्प का भी बहुत अच्छा उपयोग रहता है। उसको अनुपान आप दूध के साथ दीजिए या हल्दी के काढ़ा या हल्दी वाला दूध के साथ दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें क्या ध्यान देना है, तो मल और मूत्र और स्वेद, ये बाहर मतलब बाउल मूवमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं, मल मूत्र निकल रहा है कि नहीं, और पसीना आ रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए। और दूसरा है कि स्त्रियों में अगर कफश शिरशूल है तो स्त्रियों में मेंसेस साफ आ रहा है कि नहीं, जितना टाइम है उनका रेगुलर साइकिल है वो ठीक से आ रहा है कि नहीं, इरेगुलर मेंसेस है या स्कैंटी मेंसेस है या अमेनोरिया है, तो उनका कहीं ना कहीं दुष्टि निकल नहीं रही है शरीर से, उसका जरूर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से और भी कोई और कारण है उसको देख के, जैसे कृमि भी है और कफश शिरशूल भी है तो कृमि की चिकित्सा करें, या कफज उन्माद है और कफश शिरशूल है उसकी चिकित्सा, जो भी मेन व्याधि है स्वतंत्र रूप से परतंत्र रूप से उसकी चिकित्सा करने से यह कफश शिरशूल ठीक हो जाता है। उसी तरह से शाम को जल्दी सोना चाहिए, ये पथ्यकारी होता है, शाम को जल्दी सोना है और गरम गरम पानी पीना है, उष्ण जल हमेशा पीना है, कफश शिरशूल रहा तो गरम गरम अन्न खाना है, ऐसे नहीं कि सुबह का बनाया हुए और शाम को खा रहे हैं, फ्रिज में रखा है वो निकाल के खा रहे हैं, उससे कफश शिरशूल कभी ठीक नहीं होगा। और हलचल करते रहना है, मूवमेंट होते रहना है, चलते फिरते रहना है। इसी तरह से क्या नहीं खाना है, तो केला नहीं खाना है, केला खाने से और केला खा के पानी पी लिया तो उससे कफश शिरशूल बढ़ जाता है। इसी तरह से दही का सेवन जो लोग करते हैं, कुछ लोग ठंडी का सीजन है तब भी दही रोज खाते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, दही से कफश शिरशूल कभी ठीक नहीं होगा।
फिर मछली जो लोग खाते हैं, क्योंकि मछली जो रहता है वो जलीय प्राणी है, आदक देश में रहने वाले, तो मछली का सेवन बंद कर देना है। नमक का सेवन कम करना है, क्योंकि नमक भी है, मछली भी है, अभिसंधि होता है, पानी को खींच के रखता है। पानी जितना बॉडी में रहेगा, क्लेद जितना रहेगा, उतना कफ शिरशूल ठीक नहीं होगा। उसी तरह से आइसक्रीम का, अभी मैंने देखा कि एक पेशेंट आए थे, उनको इतना हेडेक हो रहा था और वो बोले कि हम ना कल ना आधा आधा किलो आइसक्रीम खा लिए, और ऐसा बहुत दिन से चल रहा है। तो जो लोग आइसक्रीम खाते हैं उनको कफ शिरशूल बहुत रहता है, उनकी बॉडी को साथ में नहीं रहता तब भी वो खाते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर के पदार्थ खाना, रेफ्रिजरेटर में बासी खाना, या फिर जो भी खाना खा रहे हैं वो गर्म करके ना खाना, या फिर वो एक बासी हो गया, आप भले उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खा रहे हैं, लेकिन फ्रिज का खाना खाने से 100% ये कफ शिरशूल होता है। कूलर का पानी, ठंडा पानी पीना, कुछ लोगों को ठंडा पानी, चिल्ड पानी पीने की ही आदत रहती है, चाहे कोई भी मौसम रहे लेकिन चिल्ड पानी पियेंगे। उसी तरह से ठंडी हवा में घूमना, या घर में ठंडी हवा आ रही है उसको बंद नहीं किया है तो ऐसे होता है। बारिश में भीग रहे हैं बहुत ज्यादा तो कफ शिरशूल बढ़ जाता है। फिर वायु जहां है, बहुत ज्यादा हवा वाला क्षेत्र है, वहां पे घूमना फिरना, बिना कान ढके हुए घूमना, इससे भी कफ शिरशूल हो जाता है। खाने के बाद फिर खाना खाना, तो इसके वजह से जो ये अध्यशन होता है, अजीर्णाशन होता है, उसके वजह से भी कफ शिरशूल होता है। रात में लेट खाने की वजह से, उसके वजह से भी कफ शिरशूल होता है। रात्रि में जागरण करने से और दिन में सोने से, जो लोग दिन में सोते हैं, सो के आप लोग एक दिन काम करिए, कल आपने दिन में, कल संडे है ना, कल आप दिन में पूरा दिन सो के देखिए, कल 100% गारंटी देता हूँ कि सभी को कफ शिरशूल होगा। ऐसे सोइएगा मत, मैं बस हेतु जानने के लिए बता रहा हूँ। तो दिन में सोना और रात में जागना, तो आप बहुत सारे लोग ना रात भर चैटिंग करते रहते हैं, या मूवी देखते रहते हैं, या कुछ और चीज देखते हैं, और दिन भर सोते हैं, रात भर जागते हैं। और कोरोना के टाइम में तो बहुत सारा ऐसा देखा गया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी व्याधियां हो गई। फिर इसमें रसायन चिकित्सा क्या देना है कफ शिरशूल में, तो च्यवनप्राश, ब्राह्मी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और योग व्यायाम में दीर्घ श्वसन करना है, दौड़ना है, रनिंग करना है, बहुत ज्यादा चलना है। और कभी कभी क्या होता है कि कफ शिरशूल होता है ना, तो प्रतिशय है ना 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, तो कभी कभी उपेक्षा भी करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। कफ शिरशूल है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं तो अदरक लहसुन का चटनी, और अदरक लहसुन का चटनी खाने से भी कफ शिरशूल ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर डीएनएस है, डिविएटेड नेजल सेप्टम है, और उसकी वजह से कफ शिरशूल हो रहा है प्रतिशय होके, तो शस्त्र कर्म कराना पड़ता है, उसको सीधा करने का कोशिश करना पड़ता है। या फिर उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों में लाक्षादिक उगुल और नस्य देना पड़ता है, तीक्ष्ण नस्य, तो उससे डीएनएस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से घृत का नस्य देना, रोज घृत का नस्य लेने से कफ शिरशूल में फायदा होता है। सौम्य विरेचन लेना, फिर जायफल, शुंठी और वचा, इसका ऐसा पीस के और इसका लेप ऊपर, नाक ऊपर नीचे सब जगह लगाया है, तो उसके बहुत अच्छा फायदा होता है। उससे हल्का मसाज टाइप करना है। इसको कभी कभी कफ शिरशूल को 4-5 दिन लग जाता है, ठीक हो जाता है परमानेंट। और क्या करना है, तो घूमने का एक्सरसाइज करना है, कान ढक के सुबह शाम घूमना चाहिए, दीर्घ श्वास लेना चाहिए, तुलसी के पत्ते खाना चाहिए, पिपली का चूर्ण खाना चाहिए। और दूसरा क्या है, अपुनर्भव चिकित्सा करना है, तो कफ को सुखाने वाली चिकित्सा नहीं करना है। ज्यादा अगर कफ बढ़ गया है तो एक्सपेक्टोरेंट जो रहते हैं, मतलब कफ को निकालने वाला चिकित्सा करना है। अंदर अंदर आप एंटीट्यूसिव जैसे दवाइयां हैं अपने, जो भी शमन करने वाली दवाएं देंगे बहुदोष की अवस्था में, तो उससे नुकसान होगा। और कफ को निकालने के लिए शिरो विरेचन बहुत अच्छा रहता है, अणु तेल का नस्य करें, या फिर षड बिंदु तेल का, बहुत सारे तेल हैं जो आप लोग को मालूम है। आरोग्यवर्धनी वटी बहुत अच्छा काम करता है, ज्वरांकुश रस अच्छा काम करता है, लक्ष्मी नारायण रस बहुत अच्छा काम करता है, सुबह शाम देना चाहिए। इसी तरह से शिराशुल किस टाइप का है, उसका टाइमिंग क्या है, इंटेंसिटी कब बढ़ जाता है, वह सबको नोट डाउन करना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि ये कफ के टाइम पे आता है, पित्त के टाइम पे आता है, वायु के टाइम पे आता है, और इसका हेतु कौन सा है और इसके लक्षण कौन से हैं, उस सबको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके हमें निदान बनाना, मतलब एक ये करना चाहिए, डायग्नोसिस बनाना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि कफ फिर से ना हो। लोगों को आदत रहती है दिन भर पानी पीना है, एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप 10-10 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए हर सीजन में। तो इतना पानी पीना, अत्यंबु पान या शीतांबु पान, ये पानी पीने का जो है ना बीमारी, जो डॉक्टर लोगों ने दिया है, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को कफ शिरशूल रहते हैं।
इसी तरह से खाना भी हम लोग खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए, और फ्रूट्स खा के पानी पीना या फिर कफ वर्धक चीजें खा के और ऐसे उल्टा पुल्टा करना, उससे भी कफ शिरशुल हो जाता है। और ऐसे देखा जाए तो जो ग्रीन टी रहता है, हर्बल टी रहता है, वो पीने से भी कफ शिरशुल में फायदा होता है। तुलसी के पत्ते खाने से भी फायदा होता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है? डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास कफ शिरशुल के पेशेंट आए हैं? जी सर, प्रणाम सर। एक बहुत अच्छी केस है, अभी चल रही है सर। ये न्यू सेंटर से ही मिली थी मुझे ये केस। ये रिपोर्टर है कोई, मतलब जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर चलते हैं ना कोकन वाले, तो जी। उनके रिपोर्टर है ये। तो ये आए थे मेरे पास 4 महीने पहले, और इनकी जो हेतु थे ना सर, तो बहुत ज्यादा मिठाई खाने के हेतु मिले मुझे, और बहुत सारा पानी पीना, मतलब 6 लीटर तक करीब करीब पानी पीते थे वो। ये 2 चीजें तो मैंने सबसे पहले बंद कर दी, और उनको मैंने त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी विलास, त्रिकटु चूर्ण और षडबिंदु का नस्य दिया था सर। और षडबिंदु का नस्य फर्स्ट डे मैंने डाल के दिया था, कि मैंने बोला कि ये मैं डाल के देती हूँ वहां पे लेटा के, और उनको बोला था एक प्रॉपर पोजीशन में ही जाना चाहिए अंदर, नहीं तो आप ऊपर ऊपर डालोगे तो असर नहीं दिखेगा। तो 1 मंथ तो उनको कोई फायदा नहीं दिखा सर, क्योंकि ये काफी पुरानी कंप्लेंट थी उनकी, कि बहुत दोपहर के टाइम पे बहुत ज्यादा, या फिर ठंड में सुबह सुबह, मतलब ऐसे सिर दुखते तो रहता ही था उनका, 24 आवर्स उनका पेन रहता ही था। तो उनमें मैंने देखा एक और, उन्होंने मुझे लक्षण बोला था कि वो बहुत नींद आती थी, मतलब दिन भर ऐसे उनको लगता था कि मैं सोते ही रहूं। तो अभी अभी की कंडीशन सर ऐसे है कि 4 महीने के बाद अभी वो आए, हर महीने मुझे विजिट दिया उन्होंने। पर मुझे पहले 2-3 महीने तो ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट चला रही हूँ, उनको फायदा ही नहीं हो रहा है। पर वो रिलीजियसली आ रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं ठीक कर देगी मैडम, हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो। मैं हर बार उनको बस काउंसलिंग करना, खाने पीने का समझाना, पानी ठीक से कम किया है नहीं, प्यास लग रही है तभी पानी पीना, ये सब समझाती रहती थी। और सेम मेडिसिन मैंने रिपीट की, 4 महीने हो गया। अभी कंडीशन ऐसे है सर कि उनका हेडेक पूरा चला गया, और वो उनको जो नींद आती थी ना, वो जैसे वो बोलते थे मैं सुबह इतना अच्छे से सोने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं सोता ही रहूं। तो वो फीलिंग पूरा गया है, मतलब कंसंट्रेशन उनका गया था वो भी काफी अच्छे से आ रहा है बोले अभी। तो मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अब मैं मेरे न्यूज़पेपर में आप कुछ आर्टिकल देते जाओ, मतलब 1 वीकली ऐसे। और उन्होंने एक और केस दिया सर उनके भतीजे का, क्योंकि उनको पूरा ठीक किया ना, तो वो अभी उनके भतीजे का केस दिया उन्होंने, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। सर वो जी। झारखंड में है, अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ही किया है, पर जी। देखती हूँ सर उसके लिए कुछ कर पाती हूँ तो। जी जी। सर। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? कफश शिरशूल के पेशेंट देखे हैं? डॉक्टर आशा मैम, डॉक्टर अर्शिया मैम, कुछ बोलिए आप लोग। सर गुड हाँ, सर, बोलिए। मैं डॉक्टर माधुरी बोल। सर नेजल पॉलिप से जो शूल होता है वो क्या है? नेजल पॉलिप्स की वजह से कफज प्रतिशय हो के कफज शिरशुल हो रहा है, तो ठीक है ना, परतंत्र व्याधि हो गया वो। अच्छा सर, फिर उसमें क्या करेंगे पॉलिप को ठीक नेजल करेंगे? पॉलिप में वो जितेंद्र मिश्रा जी को बताया था ना, नवसादर को पीस के और पानी डाल के और उसका नस से देना है, तो जलता है लेकिन वो सुखा देता है। उनका 7 दिन में पेशेंट ठीक हो गए थे। अच्छा, जो फिर सर जलता है तो फिर क्या ग्रिप डालने का क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं जलता है कि आग हो लग गया, थोड़ा हल्का जलता है और वो पॉलिप को सुखा देता है। और बाकी इंटरनल दवाई में अर्श की दवाई देना पड़ता है, जैसे अर्श कुठार रस, नासार्श है ना, तो इसमें अर्श अच्छा कुठार रस या कांकेन नोटी या सूरन बटक, और अर्श का ही चिकित्सा पूरा करना है। अग्नि को बढ़ाना है और पेट साफ होना चाहिए, ऐसा करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। मांसपाचक भी दे सकते हैं। सर, और दूसरा कोई नस्ते अनु तेल वगैरह नहीं दे सकते ना, बच्चा तेल वगैरह से? क्यों नहीं दे सकते? दीजिए ना उसमें। जब चलिए। नेजल पॉलिप है तो नस से स्ट्रांग देना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक टाइम ये करें, एक टाइम वो करें। सर फिर अनु तेल का भी दे सकते हैं ना हाँ शर्ट? जी, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। डॉक्टर आशा मैम, आपने कफज शिरशुल के पेशेंट नहीं देखे? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम। जी सर। हाँ सर, प्रणाम, गुड इवनिंग। ऐसे पेशेंट आते रहते हैं सर, लेकिन नॉर्मली उसमें ना हेतु बंद कराने से मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और वैसे तो जैसे कि ज्यादा हवा में घूमने से, या तो फिर कफज हेतुओं का ज्यादा सेवन करने से, जैसे आपने बताया ठंडी की ऋतु में भी या गर्मी की ऋतु में भी
तो हमेशा ठंडे पानी का सेवन करते हैं, एसी का ज्यादा सेवन करते हैं, या फिर जिनको कफ वृद्धिकारक आहार लेने की ज्यादा आदत है, जैसे ज्यादा मीठा खाते हैं, फिर दिन में सोते हैं, तो ऐसे हेतु ज्यादा मिलते हैं सर, तो ये हम लोग बंद कराते हैं। और एक बार एक पेशेंट आया था मेरे पास 35 ईयर्स का, तो उनको काफी सालों से था कफ शीरशूल, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको ये आहार विहार की जो चर्या थी वो पालन करने के लिए बोला, और एक त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग करने के लिए बोला था सुबह में खाली पेट। तो जी वो बोले कि सर मुझे उससे मैंने बोले कि उससे ही मुझे ठीक हो गया, मतलब 15-20 दिन के अंदर ही फर्क पड़ा था। तो मे भी शायद ऐसी संप्राप्ति, अवरोधात्मक संप्राप्ति होगी, तो उसकी वजह से दूर हुआ होगा, ऐसा मुझे लगा। जी, सही बताया आपने। ठीक है, जी सर। और किसी का कोई, थैंक यू मैम, आशा मैम, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर विकास कुमार जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर विनीता चौहान मैम, कुछ है एक्सपीरियंस तो बताइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रणाम आप सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर जो प्रतिशाय में जो शिरशूल होता है उसको कफज में ही हाँ, कफ शिरशूल स्वतंत्र व्याधि, मानेंगे ना? स्वतंत्र व्याधि है कि परतंत्र व्याधि है, वो देखना चाहिए बस। जी सर। ठीक है, कंचन मैम, आपने जो ट्रीटमेंट दिया, एक मैम ने लिखा है कि आप रिपीट करिए। उसमें मैंने आरोग्यवर्धिनी दिया था, त्रिभुवन कीर्ति दिया था, और लक्ष्मी विलास दिया था, और त्रिकटु चूर्ण भी चलाया था, और उनको ना षडबिंदु तेल का नस्य दिया था मैंने। मैम लक्ष्मी विलास वो नारदीय दिया था क्या? हाँ, नारद दिया। मैम षडबिंदु नस्य कितना कितना ड्रॉप दिया था? मैंने 10-10 ड्रॉप डाला था। 2 बार? हाँ, 2 बार। ओके। अभी तो बंद करा दिया, नस्य बंद करा दिया अभी, क्योंकि मुझे लग रहा था ज्यादा विरेचन भी नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैंने बंद करा दिया अभी तो ओके। काफी मेडिसिन बंद हो गए उनके। ओके। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 मिलेंगे। कोई बोलना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है? प्रणाम सर। हाँ मैम, बताइए। यस सर। सर जो ये प्रतिशाय या इस टाइप का कफज प्रतिशाय है, उसका जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं सर, वो जनरली ना आम पाचक से शुरू करते हैं। जी तो उसमें जो है कि जैसे हम पेशेंट के हिसाब से या तो यूकलिप्टस ऑयल का उसमें देते हैं, स्टीम देते हैं, या फिर जो है अकॉर्डिंगली जो है, जैसे आपने बोला तो क्षीरबला तेल का, या जैसे आशा मैम ने बोला ना, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसको जो कॉज लगता है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। और कई बार कफज प्रतिशाय है और उसमें सिर्फ आपको उसका स्टमक भी क्लियर कर देते हैं, तो उसके जो आधे से ज्यादा सिम्टम है वो वैसे ही डिसअपेयर हो जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे दिल्ली में कल्चर है बाहर का खाना ज्यादा खाने का, तो हम बाहर का खाना बंद करके और सिर्फ उसको घर के खाने पे लाते हैं और सिंपल बहुत सुपाच्य आहार देते हैं, तो उसमें भी रिजल्ट मिल जाता है। किसी किसी पेशेंट में मैंने संजीवनी बटी भी यूज की है, और किसी किसी में मैंने त्रिभुवन कीर्ति भी यूज किया है। इट डिपेंड्स कि किसमें कफ का मुझे कितना ज्यादा प्रकोप लग रहा है, अकॉर्डिंगली। किसी किसी पेशेंट में तो हम हाफ टेबलेट संजीवनी देते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। या किसी में हमें लगे कि ज्यादा देना है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो सर ऐसे किया, या किसी में लगे कि सिर्फ जो है स्टमक की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ चित्रकादि भी इन बिटवीन दे दिया, तो उससे रिजल्ट आ गया। तो ऐसे कुछ कुछ करके वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके तो वो किया। कई बार जो है वो पेशेंट जो है वो वैसे नहीं आएगा कफज प्रतिशाय करके, वो आता है कि मुझे एलर्जी हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही है और मुझे फर्क नहीं लग रहा है। जैसे अभी मेरे पास जो कल पेशेंट आई थी, वो ये बोली कि भाई मुझे जो है बहुत ज्यादा कॉफिंग हो रही है और स्नीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने बहुत सारे कफ सिरप ले लिए तब भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता लगा कि उसको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको सिंपल एंटासिड दिया। एंटासिड में जैसे अविपत्ति का टैबलेट उसको दे दिया, थोड़ा सा कामदुदा रस दे दिया, और उसको बोल दिया कि जो स्वर्ण सूर्य रस है वो अगर आपको ज्यादा हो तो 1 SOS ले लेना। तो और साथ में उसको जो है मैंने त्रिवृत लेहम जो है वो स्टमक के लिए दिया। तो उसी से उसको काफी अच्छा रिजल्ट आ गया, और वो खुद ही 3 दिन के बाद बोलती कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो लेकिन इसमें तो कोई भी कफ की दवाई नहीं है जो आपने दिया है। मैंने कहा मैडम अगर आप वैसे देखेंगे तो कफ की दवाई नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने दवाई दी है।
तो फिर बाद में वो सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसे जो है सर वो मतलब जैसे आप बोलते हैं ना सर कि किसका कॉज क्या है, वो कॉज के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो कई बार हम कोई कफ की मेडिसिन भी नहीं दे रहे हैं और फिर भी पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर एसपी बंसल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर बंसल सर हैंड रेज किए हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बाद में बात करिएगा। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, अगर नहीं बताना है तो मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। हम लोग अब मैं एक बात पूछना चाह रहा था हाँ कि सर। कई पेशेंट को जैसे कंप्लेन करके आते हैं, जैसे कि वो ट्रेवलिंग करके आए, आते ही उनके सर दर्द हो जाता है या वो फिर वॉमिट भी होती है, तो वो किसमें वो तो ट्रैवलिंग के वजह से अगर हो रहा है तो वो तो वात और पित्त दोनों का दृष्टि रहता है, अग्नि मंदता रहती है, रेस्ट नहीं करते और कंटिन्यू, वो वायु की वजह से रहता है। क्योंकि जब भी ये ड्राइव करते हैं तो बहुत ज्यादा हवा लगती है, हवा लगती है और वो क्या करता है, पित्त की दृष्टि करते हैं, अम्ल पित्त जैसे संप्राप्ति करके हेडेक होता है। या एसी ऑन करके अगर कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में। नहीं, वैसे ही नॉर्मली ट्रैवलिंग में घंटे घंटे में भी उनको मतलब गैस बन जाती है सर में और उसका हेडेक करने लग जाता है और वॉमिट भी होती है। हाँ, तो ये पित्त और वायु दोनों है ना। पित्त का ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उल्टी होने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है। हाँ, उल्टी होने के बाद रिलैक्स होता है। और एक्टिविटीज को क्या दिया जाए फिर उसे उल्टी होने के बाद? उल्टी होने के बाद फिर आप सुचेकर प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी गुलकंद के साथ और लंघन कराएं। और अगर बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है और अग्नि अच्छा है तो कुछ संतर्पण करने के लिए कुछ दें, जैसे शरबत वगैरह दें, कुछ खाने के लिए अच्छा है, सूप वगैरह दें। अच्छा, उल्टी होने के बाद तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन एंड करता हूँ। अब हम 8:15 बजे मिलेंगे तो और चर्चा करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू।